onwards we will be starting a new daily current affair analysis series जहाँ पे हम डेली के करंट अफेयर्स को एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे. So if you are preparing for civil services, state civil services or any one day examination, this series is going. इस सीरीज की पहली क्वेश्चन है. आज के डेट में आप भी समझ रहे हो कि ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, कितने सारे डिसस्टेबिलिटीज हैं. 22 फरवरी 2022 को जब रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुए जा रहा है. रशिया यूक्रेन का वार, फिर इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, डिसस्टेबिलिटी इन रेड सी रीजन, तो कुछ ना कुछ टेंशंस वाले ही न्यूज़ हमें आ रहे हैं. तो ये न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है. इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे. पहले मैंने जो बोला कि ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हैं, तो पहले हम वो समझते हैं. ओके, सी दिस इज द वर्ल्ड मैप. ओके, नाउ मैंने बताया कि 2022 में रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ. ओके, उसके बाद फिर इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ. ये रेड सी है, यहाँ पे ये यमन है. यमन में हौथीज प्रेजेंट है. तो ये जो हौथीज है ये रिबेल ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है. इनके पास मॉडर्न वेपनरीज है, ड्रोन है, मिसाइल है. जो भी वेसल्स, कार्गो वेसल्स जाती है ये इसके ऊपर अटैक कर देता है. जिसके चलते क्या होता है, जैसे ये सब जो ये जो रेड सी है, आप इसका लोकेशन देखो, काफी स्ट्रेटेजिक है ना. ये जो रेड सी है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रही है. ये एक रास्ता है, एक रूट है जो यूरोप को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है एशिया से. तो काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे ये रेड सी अवेलेबल है. किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कंट्री का अगर रेड सी पे डोमिनेंस होगा तो उसको बहुत फायदा होगा. ओके, और ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है. यहाँ पे हौथीज ने अलग ही खलबली मचा रखी है. एक यहाँ पे हुआ, एक रशिया यूक्रेन का हुआ, इधर इजराइल का हुआ. अब इधर आते हैं, इधर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा. बात ये है कि ये है आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका. ओके, वो आपको विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो मैंने मार्क कर दिया है. ओके, एंड दिस इज द साउथ अमेरिका. इन दोनों के बीच में है पनामा कनाल. ओके, ये जो पनामा कनाल है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज सूख रही है. तो यहाँ पे जो भी कार्गो वेसल जाती है या शिप जाती है, क्योंकि ये ड्राई हो चुकी है तो इससे यहाँ से पास नहीं हो पा रही है. हैवी वेसल्स यहाँ से पास नहीं हो पा रहे हैं. तो मान लो इंडिया से कोई कंटेनर शिप जाता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ह्यूज वेसल है, नहीं क्रॉस कर पा रहा, तो दूसरा रूट लेगा, ये जाएगा साउथ अमेरिका से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के साइड में. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा. अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. तो अब आप देखो कितने सारे डेवलपमेंट हुए. फिर से रशिया यूक्रेन, इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी में डिसेबिलिटी, और ईरान पाकिस्तान, हाउ कैन वी फॉरगेट. फिर यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ हुआ है. यहाँ पे चाइना ने अलग फसल मचा रखी है साउथ चाइना सी में. तो कुछ ना कुछ टेंशन वाले माहौल बने हुए हैं. बट इन सब टेंशंस में एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है इस कंट्री को लेके, दैट इज काबो वर्डे. ये जो कंट्री है ये अफ्रीका में आती है एंड लाइज टू द वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका. यहाँ पे है आपका मॉरिशियाना, यहाँ पे है सेनेगल, यहाँ पे है गिनी. इसी के बीच में यहाँ पे ये 10 आइलैंड कंट्री है काबो वर्डे. व्हाट इज द पॉजिटिव न्यूज रिगार्डिंग दैट? सो सी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि विच अफ्रीकन कंट्री हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री. कौन सा अफ्रीकन कंट्री को मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन मिला है WHO के द्वारा? हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त रूप से प्रमाणित किया गया है? ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में एक और आपको फैक्ट मिलता है. ये थर्ड अफ्रीकन कंट्री होगी जो उसको ऐसा स्टेटस मिलेगा आफ्टर अल्जीरिया और मॉरिशस. ओके, तो आपके ऑप्शन है मॉरिशियाना, सेनेगल, मोरक्को. आपको मैंने बता ही दिया काबो वर्डे. इट्स अ 10 आइलैंड कंट्री, लाइज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये था आपका न्यूज. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आपको भी बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब क्या होता है? हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद की पढ़ाई। अगर आपने 12th पास कर लिया, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके बाद की पढ़ाई को हम, ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि कितना ग्रॉस इनरोलमेंट है, कितने फीमेल स्कूल जा रहे हैं, कितने फीमेल स्कूल नहीं जा रहे हैं, कौन से कम्युनिटी के सेक्शन के कितने बच्चे कौन से सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। तो काफ़ी थॉरो डाटा होता है इनका, और ये रिपोर्ट इसमें से कौन लाता है। ओके, आगे चलते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या थी। सो सी, रिपोर्ट की सबसे पहले आती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो 18 से 23 के एज ग्रुप में 28.4% बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, जो बढ़ा है 2020-21 में इसका 27.3 था, ये बढ़ के 28.4 हो गया है। ओके, उच्च शिक्षा में 28.4 हो गया है, जो 27.3 थे 2020-21 में। ठीक है, फिर फीमेल का जो फीमेल पार्टिसिपेशन हो रहा है वो बढ़ गया है 28.5%। 21-22 में जो पहले 27.9 था, दैट इज ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आया हुआ, बढ़ा है। पहले 27% लड़कियां स्कूल जाती थी, अब 28% लड़कियां स्कूल जाती हैं। उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अगर आप देखते हो तो 2% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद ओबीसी स्टूडेंट की बात करें तो 1.60 करोड़ 21-22 में स्कूल जाने लगे हैं, हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, जो 1.13 करोड़ था 14-15 में। ठीक है, उसके बाद फिर अब बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट में हम कितने लोग कौन कौन सी सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। तो आर्ट्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ले रहे हैं, दैट इज 34.2। उसके बाद फिर साइंस ले रहे हैं, फिर कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग। एक और रिपोर्ट आई थी प्रथम एनजीओ की, ओके, एसर रिपोर्ट, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। तो इस रिपोर्ट में ये है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या था, ये प्रथम एनजीओ देता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था ना कि आप लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएं, वो चाहती हैं कि वो मैथ्स पढ़े, बट आपको भी पता है ये स्टेम जो है, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स, ये जो थोड़ा सा कॉस्टली है, चीप नहीं है, और लड़कियों का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस, स्टेम ना लेकर के आर्ट्स ले लेती हैं, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीपर होता है और वो अफोर्ड कर सकती हैं। ओके, तो दैट कैन बी ऑल्सो द रीजन कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आर्ट्स में जो होता है ना, सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों मैक्सिमम लड़कियाँ नहीं जा रही हैं। अब आप बोलोगे कि आर्ट्स ले रही है तो क्या गलत बात है, हर सब्जेक्ट तो अच्छा होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट वो तब अच्छा होता है ना जब आप अपने मन से चूज कर रहे हो। यहाँ पे लड़कियां जो हैं वो मन से नहीं चूज करी है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, इसीलिए वो आर्ट्स को ले रही हैं, समझे। तो आर्ट्स सबसे ज्यादा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्ट्स सबसे ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व है, उसके बाद फिर साइंस एंड देन कॉमर्स एंड देन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियरिंग में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम बच्चे इन्वॉल्व है। कोई रिपोर्ट ना बिल्कुल ऐसे से लगती है कि जहाँ जहाँ वहाँ इंजीनियर है, और ये रिपोर्ट कह रहा है कि 11.8% ही इंजीनियर्स हैं सिर्फ, अलग बात हो रही है। चलो ठीक है, रिपोर्ट जो कहे हम वही रटेंगे। उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे बात करते हैं, मतलब पीजी। तो पीजी में सोशल साइंस सबसे ज्यादा नंबर पे है, और उसके बाद साइंस, सोशल साइंस सबसे ज्यादा नंबर पे है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका ऑप्शन उन्होंने पीएसआई लिया, फिर वो सोशल साइंस में लोगों ने मास्टर्स भी कर लिया, तो हो सकता है ऐसे लोगों ने ये नंबर बढ़ा दिया होगा। तो सोशल साइंस 21.1% है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय द साइंस दैट इज 14.7%। सो ये जो रिपोर्ट था इसमें टीचर्स की बात कही गई है कि 21-22 में 15.98 लाख जो है टीचर्स हैं, इसमें से इतने मेल है, रहता है तो बड़ा याद रहता है, 56% मेल, 56 इंच के मेल्स हैं, 56.6 मेल है, एंड देन 43.4 फीमेल है। तो ये पूरे रिपोर्ट के बारे में आपको बताया, ये तो हाईलाइट थी। अब आप बताओ कि ये जो रिपोर्ट है इतना जो थॉरो है, ये कौन डाल सकता है, मतलब कौन निकाल सकता है इस तरह का रिपोर्ट। क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने बता दिया प्रथम एनजीओ ने निकाला एसर। तो अब प्रथम एनजीओ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, मॉस्पी। आपने ऑब्वियसली आंसर देख लिया होगा जब मैं स्लाइड चेंज कर रही थी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये एआईएसएचई रिपोर्ट जारी करता है। ये जो रिपोर्ट है
कंट्री में क्या स्टेटस है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा। एक क्वेश्चन पढ़ा, हमने जाना कि मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट मिला है WHO द्वारा, किसको मिला है, काबो वर्डे को। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन हमने जाना कि AISHE का रिपोर्ट आया है 21-22 का, वो किसने लाया है, वो लाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उसके हाईलाइट जाना। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ये सब थॉरो डाटा नहीं याद रखना है, बट अभी आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब जो डाटा अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हो, दैट वुड बी द चेरी ऑन द केक। ऑल्सो आप ऐसे की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे में अगर आप डाटा इंक्लूड करते हो, नंबर जो फिगर्स दिखते हैं ना, तो एग्जामिनर पे पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो इसको ना अलग से कहीं पे लिख के रख दो, जब आप मेंस देने जाओगे तो इसको कोशिश करो कि आप इंक्लूड करो आंसर में। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। आपने सुना होगा अभी आया है कि मतलब एक मिनिस्ट्री ने बोला है कि जितने भी मनरेगा के वर्कर्स हैं उनको आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। मतलब कोई मनरेगा के अंदर काम कर रहा है, कोई भी वर्कर, कोई भी लीडर, तो उनको एक जॉब कार्ड प्रोवाइड की जाती है, उस जॉब कार्ड को आधार के साथ लिंक कर देना है, ऐसा कहा गया है। किसने कहा है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको बताती हूँ पहले कि आधार कार्ड को लिंक किया गया है, क्यों कह रहे हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो चलो बताती हूँ। मैं स्लाइड इस बार नीचे लिखूंगी, आप आंसर देख लेते हो। सो मान लो कि ये एक कोई पर्सन है एंड ही इज एनरोल्ड अंडर मनरेगा। मनरेगा का एक्ट क्या है, 2005। ओके, तो ये 2005 में आया था। तो ये जो है ये मनरेगा के अंदर एनरोल है, ये बहुत शाने हैं, इनके पास बहुत दिमाग है। तो ये क्या करते हैं, ये कैसे भी अपनी पहुंच से 3 जॉब कार्ड बनवा लेते हैं। ओके, अब इन्होंने 3 जॉब कार्ड बनवा लिए, 1, 2 एंड 3। आपको भी पता है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बनाना बहुत इजी है और वो बिल्कुल इलीगल नहीं है, आप बहुत आराम से जाके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बना सकते हो। तो इनके पास 3 जॉब कार्ड है। अब इनका मल्टीपल बैंक अकाउंट है, सब जॉब कार्ड को अलग अलग अकाउंट से ये जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि इनको वन सिंगल पर्सन को 3 सैलरीज आ रही हैं। करंट प्रैक्टिस हुआ, तो इस तरह के केसेस आ रहे थे। ऑल्सो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि वर्कर्स को उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही थी, सर्विसेज में डिले हो रहा था। दैट वाज द रीजन कि आधार को उनके जॉब कार्ड से लिंक करने की बात कही थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों को भुगतान आधार आधारित प्रणाली में माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब किसने कहा है कि हमें आधार कार्ड को मनरेगा के साथ जोड़ लेना है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि ये क्या है, आधार कार्ड का मनरेगा से जोड़ना। अब समझते हैं आगे। तो ये जो बोला है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है करने के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है कि आप प्लीज अपना आधार कार्ड को जॉब कार्ड से जोड़ दो, ताकि ये आपको हेल्प करेगा टाइमली सैलरी मिलने में, और जितने भी अलग जो करप्शन प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसको कम करेगा। ओके, ये ऐसा नहीं है कि इसने अभी बोला है रूरल मिनिस्ट्री ने कि आप अभी आके कर लो, नहीं, ये पुरानी बात है, ये लास्ट ईयर ही कहा है इन्होंने। ये पहली बार इशू हुआ था 30 जनवरी 2023 को, ये इसका इस बार 5th एक्सटेंशन है। मतलब इनको चाहिए कि जितने भी जॉब कार्ड है सबको इनरोल कर दे आधार कार्ड में। तो ये एक बार में ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, धीरे धीरे होता है, तो ये अभी फेज वाइज हो रहा है। तो अभी ये न्यूज में इसीलिए क्योंकि इसको फिर से एक्सटेंड किया गया है, और ये 5th फेज था इसका। ओके, सो अब इस पे कंसर्न क्या है, बीइंग अ सिविल आती है गवर्नमेंट की, तो आपको समझना होगा कि चलो ठीक है गवर्नमेंट हमारे फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, बट इसमें लूप होल्स क्या है, आपको उस लूप होल्स को निकालना होगा। आप अपने आंसर में जो स्कीम है उसका जो भी ब्यौरा है वो तो लिखोगे ही, बट उसके अगेंस्ट उसमें क्या क्या लूप होल्स है वो भी मेंशन करोगे। ओके, तो इसका लूप होल्स क्या है ना कि रिसेंटली एक रिसर्च पेपर आया था इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली का, तो इनका क्या कहना था ना कि जो ऑफिशियल्स हैं इन ऑर्डर टू शोकेस कि उनका 100% आधार कार्ड का लिंकेज हो गया है, वो जॉब कार्ड को कैंसिल कर दे रहे हैं। नहीं समझे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि आप जैसे मान लो कि ये रामू है। ओके, अब इनका जॉब कार्ड है, वो पहले वाला जो इंसान था ना वो तो शाना था, लेकिन रामू के पास ना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है।
जॉब कार्ड तो है बट इनको टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है, इनको नहीं पता कि हम कैसे जाके आधार कार्ड के साथ इसको लिंक करेंगे। तो अब इनका तो लिंकेज नहीं हुआ, इनको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो ये अपने अपर अथॉरिटीज के पास जाएंगे। अपर अथॉरिटीज क्या कहेंगे कि आपका जॉब कार्ड ही इनवैलिड है, आप जाइए। वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं अपर अथॉरिटीज? क्योंकि इनको दिखाना है कि हमारे एरिया में 100% इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, 100% लिंकेज हो चुका है, सीडिंग हो चुका है आधार कार्ड का। तो यही ये जो आपका रिसर्च पेपर है इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली का, ये कहना है कि ये जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल मतलब ये जो अथॉरिटी है, ये ना जॉब कार्ड को ही डिलीट कर दे रहे हैं। अब जॉब कार्ड रहेगी नहीं, जो बचे हुए हैं वो कहेंगे कि हाँ अच्छा इतना ही था, इसको हमने लिंक कर दिया, बाकी जो नहीं लिंक हुआ वो उसको डिलीट ही कर दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका है। ओके, वो आपको समझ में आ गया होगा पूरा कहानी। ये था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एबीपीएस वाला, दैट इज आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम में, जहाँ पे मनरेगा स्कीम को लिंक किया जाएगा। अब इतना हम आधार के बारे में बोल रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि आधार एक्चुअली में है क्या। तो ये 2016 का एक्ट के थ्रू आया था आधार। आपके पास ही बना होगा, मेरे पास भी बना हुआ है, 12 डिजिट का यूनिक कोड मिलता है। ठीक है, ये जो एक्ट है इसके अंडर में UIDAI ये बना इनके अंडर में। ये जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये बनी किसके अंडर में? ये बनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंडर में ये बना UIDAI। ओके, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर, ये सब हो गया। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जब आधार आया था तो गवर्नमेंट का राज्यसभा में फुल मेजॉरिटी नहीं था, तो इन्होंने क्या कहा ना कि आधार कार्ड मनी बिल है। आपको ही पता है जो मनी बिल होता है वो उसका उस पर राज्यसभा पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इन्होंने कहा, लोकसभा वाले ने कहा, कैबिनेट ने कहा कि ये जो आधार है ये मनी बिल है और इसको लोकसभा में पास कर दिया गया क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। तो बहुत हंगामा हुआ कि ये कहाँ से, आप कैसे कह रहे हैं यहाँ पे इस आधार में आप लोगों का जो ब्यौरा सब सारा डाटा है मनी बिल का, ऐसा पैसा तो इन्वॉल्व ही नहीं है तो मनी बिल क्यों है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट लूप होल्स का यूज करके अपना बिल पास करवा लेती है। तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था जब ये आधार आया था। तो ओके, तो ये था आधार के बारे में। ये था आधार 12 डिजिट नंबर है। ओके, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इशू करता है। ये जो इस एक्ट के अंदर में आधार आया था, आधार एक्ट 2016, ये एक्ट जो है वो UIDAI को स्टैब्लिश किया जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के अंडर में आता है। और प्लीज 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 ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है बट मतलब आपको जानना चाहिए ये है। ओके, और उसके बाद फिर और क्या होता है आधार में, आप जब देखोगे तो आपका ऐसे एक तो बहुत सुंदर सा फोटो रहता है आपका, ओके, इसमें आपका नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, एड्रेस होता है ना, मतलब पीछे में पूरा फुल फ्लेज एड्रेस रहता है। तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं ना कि आधार कार्ड जो है ना हमारा, वो हमारा सिटीजनशिप का प्रूफ है। लोग का कहना है कि दिस आधार कार्ड इज द सिटीजनशिप प्रूफ, ऑल्सो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ना ही ये सिटीजनशिप का प्रूफ देता है और ना ही डेट ऑफ बर्थ को इंक्लूड करता है। इनफैक्ट अगर आप कोई फॉरेन नेशनल है और अगर आप आके 180 दिन 180 डेज के लिए कंट्री में रिसाइड करते हैं तो भी आप आधार कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो अब फॉरेन सिटीजन आके यहाँ पे रह रहे हैं 180 दिन के लिए, उनको आधार कार्ड मिल रहा है तो कैसे वो सिटीजनशिप का प्रूफ होगा? आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप का प्रूफ है आपका पासपोर्ट, वोटर ID, दैट इज योर प्रूफ, आधार कार्ड नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है और समझना है। ओके, चलो, तो मैंने जो अभी कथा कहानी बोला था उसी को यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है क्योंकि सबको नोट्स चाहिए होते हैं। तो एनी फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में रह रहे हैं 180 दिन के लिए वो एलिजिबल है आधार के लिए। ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और ना ही बर्थ डेट के लिए। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा आधार बहुत अच्छी चीज़ है, डाटाबेस तैयार है सारे लोगों का गवर्नमेंट के पास, अच्छी बात है। थंबप्रिंट है, बहुत जल्दी से किसी कोई क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम बहुत इजीली हो जाएंगे।
अगर मान लो आपका आधार कार्ड है, हर इंडिविजुअल को यूनिक आधार कार्ड मिला हुआ है, एक इंडिविजुअल 10 आधार कार्ड तो बना नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास तो एक ही अंगूठा है, एक ही फिंगरप्रिंट है ना, यूनिक है आधार कार्ड। डीबीटी वगैरह में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हेल्प करेगा आधार कार्ड, बहुत सारे फायदे हैं। बट फिर से मैं कहूँगी आपको कंसर्न भी जानने हैं आधार कार्ड के। तो मूडीज की एक रिपोर्ट आई थी और उसने कहा था ना कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पे ना थोड़ा सा कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? जो लेबरर क्लास होते हैं या फिर जो वर्किंग क्लास होते हैं वो बहुत काम करते हैं, हम भी बहुत लिखते हैं, तो फिंगरप्रिंट थोड़ा बहुत टियर एंड टर्न हो जाता है। तो मान लो अगर बाद में ये सब कुछ हो गया तो आप तो कहोगे कि नहीं आप तो वैलिड ही नहीं हो। तो ये एक इनका था। उसके बाद फिर प्राइवेसी का कंसर्न है। क्या कंसर्न है कि आप अपना पूरा कच्चा चिट्टा ब्यौरा गवर्नमेंट को दे दिए तो कहीं ना कहीं अगर मान लो वो लीक हो गया तो वो जो डाटा है वो किसी एनिमी अलाई के पास पहुंच गया तो प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है, तो प्राइवेसी का कंसर्न है। उसके बाद इसमें सर्विसेज में इसकी डिले होती हैं, तो ये इसके कुछ कंसर्न्स हैं। तो अब इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है कि ये डाटाबेस है, एक जगह डाटा है, इजी हो जाएगा काम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। और तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा और है भी, ये जो है ना आधार कार्ड का, इसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इसने बोला है, अप्रेज किया है कि नहीं नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज अच्छे से करते रहो। और एक हमारा विजनरी है वन नेशन वन डॉक्यूमेंट, अभी बहुत सारा वन हो रहा है, वन नेशन वन डॉक्यूमेंट, वन इलेक्शन वन रिप्रेजेंटेशन, तो ये सब इसके अंडर पे ये आधार आ जाता है। तो ये पूरा आधार कार्ड का कहानी था, जो आपको जानना था, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। आधार कार्ड का स्टैटिक पार्ट मैंने बताया, उसका एक्ट बताया, उस एक्ट में क्या क्या आते हैं, वो किस एक्ट के अंडर बना, उस एक्ट के अंडर में क्या बना, वो जो बना वो किसके अंडर में आता है, दैट इज UIDAI बना। UIDAI के अंडर किसके अंडर में आता है, तो ये मीडिया के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और मैंने बताया कि ये फॉरेन नेशनल्स के लिए भी मतलब एलिजिबल है, फॉरेन नेशनल भी आके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और मैंने बताया कि ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, और मैंने बताया कि इसका कंसर्न क्या है, और मैंने इसका बताया कि गवर्नमेंट का उस पर रिस्पॉन्स क्या है। और मैंने ये बताया कि अभी ABPS सिस्टम आया है और इस आधार कार्ड को इसमें बोला है कि हम पेमेंट इजीली कर सके और जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस को कम कर सके। तो प्लीज आप अपने आधार कार्ड को मनरेगा के अंडर में जो भी आपको जॉब कार्ड मिल रहा है उसको सीड करो, दैट इज लिंक करो। दैट वाज द होल स्टोरी। प्लीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल सा है, ठीक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और नेचुरोपैथी बनी है अभी, तो ये कहाँ बनी है? ये नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी मतलब हॉस्पिटल बनेगी जहाँ पे योगा और नेचुरोपैथी के थ्रू इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में 100 बेड्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ बना है? इसमें से मतलब अच्छा नहीं बना है। अब योगा से नेचुरोपैथी से, ये जो योगा है ये हमारा कंट्री का धरोहर है, ओके। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये सॉफ्ट पावर को शोकेस करता है योगा, तो उसी से रिलेटेड हॉस्पिटल बना है। कहाँ पे बना है? आंसर है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? ये असम में है, ओके। तो ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और पोर्ट्स के हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेट भी नहीं किया था, फाउंडेशन स्टोन डाला था वहाँ के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। CRIYN, दैट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। ये याद नहीं रखना है, बस डिब्रूगढ़ याद रखो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ओके। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू मैरिज एक्ट अभी न्यूज में है, ओके। और क्यों न्यूज में मैं आपको बताती हूँ। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, तो इसके अंडर में सेक्शन 5 में एक सपिंड मैरिज आता है। सपिंड नाम से पकड़ो, सपिंड मतलब एक, स मतलब एक, सपिंड, सपिंड मैरिज आता है इसके अंडर में, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में, ओके। ये राइटिंग ना सपिंड मैरिज आता है इसके अंडर में, राइटिंग बेकार ही बन रही है। चलो, तो सपिंड मैरिज आता है। ये सपिंड मैरिज क्या होता है? तो समझो, आप खुद को लेके समझो कि आप हो, ये आप हो क्यूट से प्यारे से, ठीक है। आप अपनी मम्मी के साइड से कोरिलेट करना, सोचना ये आप है, ये आपकी नानी है, ये उनकी माँ है, दैट इज ये आपकी परनानी है, नानी परनानी, ओके। ठीक, इनके हस्बैंड होंगे जो आपके नाना
नानी नाना के बच्चे मतलब आपकी मामा, फिर उनके बच्चे दैट इज आपकी मेरे भाई बहन, फिर उनके बच्चे, ऐसे ब्रांच होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में ना ये आप हो गया आपका जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, इन 3 जनरेशन तक में आप शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंसेस्ट टैबू के अंडर में आएगा, समझ में आया। तो यही बात है सपिंदर मैरिज की। ओके, मर्डर के केस में आप 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में। नाउ कमिंग बैक अगेन, अब आप सोचो कि आप हो, ओके, एंड ये आपके पापा है, ये आपके पापा के पापा है, ये उनके पापा है, ठीक है। तो ये आपके पापा, दादा, परदादा, ये उनके पापा। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 जनरेशन तक पापा के फैमिली में आप शादी नहीं कर सकते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। ओके, तो मैंने कहा मदर की फैमिली में 3 जनरेशन तक एंड फादर की फैमिली में 5 जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेज। तो ये क्यों न्यूज में आया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसमें कहा था कि प्लीज आप इस चीज को हटाओ, क्योंकि आज के टाइम में इतना मॉडर्न ईरा हो गया, हम अपने सगे के फूफा चाचा को तो जान नहीं पाते, इतना दूर को कहाँ से जानेंगे, तो प्लीज आप इसको हटाओ। तो दिल्ली कोर्ट ने कहा नहीं नहीं हम नहीं हटाएंगे, आप नहीं जानते ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी से आया हिंदू मैरिज एक्ट। फिर आप कहोगे कि बहुत सारे कम्युनिटी में आपने देखा है कि सिस्टर्स ब्रदर में शादी होते हैं, इस्लामिक कम्युनिटी में आपने देखा है, फिर साउदर्न एरिया में अब जब साउथ में जाओ तो वहाँ पे अंकल नीस मैरिज बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो सब शादी कैसे हो जा रही है, वो भी तो आप रिलेशन में शादी हो रहा है, तो वो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट तो नहीं आता है, बट उनके लिए अलग से प्रोविजन है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, तो उसके अंडर में वो शादियाँ होती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में नहीं। और हाँ, इस्लामिक वाला जो मैंने कहा उनका अपना एक शरीयत लो है, वो उनके अंडर में उनका शादी होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सपिंदर मैरिज और हिंदू मैरिज एक्ट, इसीलिए अभी न्यूज में था। तो यहाँ पे जो वर्ड हिंदू है, तो इसमें हिंदू जो है, यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू कौन कौन से आते हैं, कौन हिंदू है इस एक्ट के अंडर में, तो क्वेश्चन में कहा है कौन नहीं है, आपको उसमें बताना है कि इसमें से कौन नहीं है, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी में कौन हिंदू नहीं है। तो आपको पता होगा पारसी, जिसको जोस्टेरियन कहते हैं, ये हिंदू में नहीं आते हैं, ओके, हिंदू में आते हैं सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये आते हैं हिंदू में, ओके। सो पारसी जो है वो हिंदू में नहीं आते हैं अंदर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, और वही मैंने जो आपको भी कहानी बताई थी उसी का लिखा हुआ वर्जन है, पढ़ देती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें कहा जो कहता है कि मैरिज बिटवीन हिंदूज इफ दे आर सपिंदर्स, मतलब एक ही पिन के हैं, ऑफ ईच अदर। सपिंदर मैरिज मतलब क्या होगा, थर्ड जनरेशन जो है मदर की लाइन पे और 5th जनरेशन थ्रू फादर्स की लाइन पे आपको शादी नहीं करनी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सपिंदर मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसके अंदर में हिंदू कौन कौन से आते हैं वो मैंने स्टैटिक क्वेश्चन बनाया था, अब मतलब ऐसे हो जाता, तो एक स्टैटिक क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, बट क्यों इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स हमेशा ना स्टैटिक पार्ट से रिलेट होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जैसे अभी रेड सी मैंने बताया कि बहुत अभी टॉपिक में है, तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि क्यों टॉपिक में है, कौन सा वेसल गया और किस पे अटैक हुआ, आपका नेबरिंग कंट्री पूछ सकता है कि रेड सी के आसपास में कौन सी, आपका करंट अफेयर्स होता है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट से भी लिंक्ड होता है। जैसे यहाँ पे सपिंदर मैरिज आया था तो वो था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में, तो ये ना पॉलिटिक्स सेक्शन से आ जाता है, स्टैटिक आपको लगेगा बट कहीं ना कहीं वो करंट से भी रिलेटेड है, ओके। सो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाइट्रोजन गैस से डेथ पेनल्टी दी गई थी, इसको नाइट्रोजन हाइपोक्सिया कहते हैं। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया मतलब कि आप जैसे नॉर्मली जब लोग कोई सुसाइड करते हैं आफ्टर हैंगिंग देमसेल्फ, तो हमें कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ होगी, दैट इज उनको हाइपोक्सिया हो गया था, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन हाइपोक्सिया मतलब कि उनको आप नाइट्रोजन दे रहे हो। तो हाल में ही किसी को मारा गया था, ये गैस देके लीगली मारा गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। ये जो इंसान थे ये अल्बामा उन्होंने कभी मर्डर किया था, ओके। तो इनको ऑलरेडी डेथ पेनल्टी दी गई थी, इंजेक्शन से इनको मारा जाना था, मतलब अमेरिका वगैरह में आप एक लीथल इंजेक्शन आता है, अगर जिसको भी डेथ पेनल्टी मिलती है वो इंजेक्शन उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, बट ये काफ़ी हेल्दी थे, मोटे थे और इनका वेन ढूंढने में टाइम लग रहा था, तो इसीलिए बोला वहाँ के अथॉरिटीज़ ने कि हम इनको नाइट्रोजन गैस से इन्हें डेथ पेनल्टी
अनएथिकल लग रहा है और वर्ल्ड वाइड भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। ओके, हमारा कंट्री बहुत अच्छा है इस मामले में। तो यही क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस से डेथ पेनल्टी कौन से कंट्री ने पहली बार दी है। आपके ऑप्शंस हैं, तो मैंने बताया आपको अल्बामा शहर जो यूएसए में आता है वहाँ पे हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो यही बात कह रही है कि नाइट्रोजन गैस को फर्स्ट टाइम यूज किया गया डेथ पेनल्टी में। ये जो थे इनका नाम था केनेथ स्मिथ, आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, मैंने लिख दिया है। इनको एक कॉन्विक्ट मर्डरर थे, इन्होंने मतलब ये प्योर नाइट्रोजन गैस इनहेल किया गया, ये पर मास्क रखा गया, जिस मास्क के थ्रू नाइट्रोजन गैस अंदर में जा रहा था, ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा था, सिर्फ नाइट्रोजन जा रहा था। ओके, फेस मास्क की तरफ प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फिर जिसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, कम खत्म हो गई, कट गई, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, नाइट्रोजन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा ऑर्गन आपका शट डाउन होना शुरू कर देगा। कहा जाता है कि 21 मिनट तक इनका एक्सिक्यूशन का प्रोसेस चला था, जो काफ़ी पेनफुल ऑब्वियसली रहा होगा, तो नहीं सही है, बट हमें धारणा है कि हाँ ऐसा हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बामा, अमेरिका में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान भी काफी न्यूज में है। मैंने आपको बताया रेड सी में डिस्टेबिलिटी चल रही है। क्यों डिस्टेबिलिटी चल रही है? क्योंकि यमन में हाउथीज प्रेजेंट है और हाउथीज के पास मॉडर्न वेपनरी है जो अटैक कर रहे हैं जो भी कार्गो वेसल्स वहां जा रही हैं उनके पास। अब आप सोचो, हाउथी जो मिलिटेंट है वो एक तरह से ट्राइब्स है या फिर मतलब लोकल पीपल का एक ग्रुप है, उनके पास इतना मॉडर्न वेपनरी आ कहाँ से रहा है? जी हाँ, ये ना ईरान इनको स्पॉन्सर कर रहा है। ईरान यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर का रोल निभा रहा है। अब ईरान के पास कहाँ से आ रहा है? तो चाइना इनको पुश कर रहा है। तो सब लिंक्ड है, सबको अपना दिखाना है कि मैं डोमिनेंट हूँ। तो अब ईरान जो है ये हमारे एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, तो उन्होंने ना 3 सैटेलाइट, आंसर ही बता दिया, 3 सैटेलाइट महदा, कायहान और हाथेस ये लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, महदा, कायहान 2, फतेह। ये किसने किया है? मैंने आपको बता दिया, ईरान ने किया है। ओके, ठीक है, ईरान ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ये इनका पोर्ट है वहां से। ये सब आपको याद नहीं करना, बस याद रखना, प्लीज याद रखना, ये फैक्चुअल है, बट एग्जाम में ईरान, पाकिस्तान ये सब अगर कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं ना तो ये पूछ देते हैं एग्जाम में। तो महदा, कायहान, हथेर, महदा, कायहान, महदा, महदा, कायहान, हथेर, ये जो है सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया है। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, तो इनका कमेटी फॉर्म हुआ था, ये सबको पता है किसके अंडर, इनके रामनाथ कोविंद जो है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके अंडर में कमेटी बनाई थी। अब आपको बताना है कि उस कमेटी में इसमें से कौन मेंबर नहीं थे। कहा गया ना मान, सब पढ़ के जाओगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, इसके हेड कौन कर रहे हैं, कब बनाया गया था। मेन चीज ही नहीं पढ़ा आपने कि इस कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, यही पे खेलते हैं एग्जामिनर। फिर आप कहते हैं ओ पढ़ा था, पता नहीं क्या हो गया। तो सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। निम्न में से कौन से इसमें समिति के सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, हरदीप सिंह पुरी। आप सोचोगे अधीर रंजन चौधरी ये हो सकता है कांग्रेस के हैं, शायद ये नहीं हो, नहीं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये है। तो एक तो मैंने हटा दिया, बाकी आप खुद से दिमाग लगाओ। तो मैं बताती हूँ आपको, वन नेशन इलेक्शन मतलब हुआ ना कि आप मतलब एक साथ सारा इलेक्शन करवा दे रहे हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ टाइम तक वन नेशन वन इलेक्शन ये फॉलो किया जा रहा था। ओके, पहला जब जनरल असेंबली हुआ था 1951 और 52 में, तो इलेक्शन साइमल्टेनियसली कंडक्ट किया गया था, स्टेट्स और यूनियन का एक साथ हुआ था। ओके, बट फिर मतलब 3 बार साथ में कंडक्ट किया गया, बट 68 और 69 में बहुत सारे स्टेट्स की जो असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व होने लगी। 1970 में खुद लोकसभा डिसॉल्व हो गया और फिर फ्रेश इलेक्शन हुआ 1971 में। तो आप देखो ये जो ईयर है 1957, 1962, 1967, दोनों स्टेट और यूनियन का एक साथ इलेक्शन हो रहा है। फिर 68 और 69 में कुछ स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो अब थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन टूटा और फिर 1970 में लोकसभा खुद डिसॉल्व हो गई, तो जो एक लय चल रहा था वो टूट गया। तो वन नेशन इलेक्शन एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो चल रहा था बट वो टूट गया, ठीक है। तो अब क्या बात की जा रही है ना कि इस चीज को हम वापस से रीइंप्लीमेंट करेंगे कि हम एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवा देंगे। तो क्यों करवाएंगे, क्या फायदा है? तो बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं इसके लिए। बीइंग अ
सर्विस हस्बैंड, मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपको इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि इसका प्रोज क्या है, बेनिफिट क्या है। ऑब्वियसली जब भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा आता है। हाल ही की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि लास्ट इलेक्शन में 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो मान लो कि एक ही साथ इलेक्शन हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कम होगा, ओके। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर फंक्शन करेगी। प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगी, जैसे मान लो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, ओके, इलेक्शन अनाउंस हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो कोई भी स्कीम्स नहीं ला सकती है, क्योंकि इसे कहा जाएगा कि आप कहीं ना कहीं ल्योर कर रहे हो पॉपुलेशन को, ल्योर कर रहे हो सिटीजन्स को। तो अब मान लो कि अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा इस ईयर, उसके बाद फिर बिहार में इलेक्शन होगा, अभी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट डाल देगा तो अब बोल दिया जाएगा कि आप प्लीज कोई नया स्कीम नहीं ला सकते हो। फिर कुछ टाइम बाद फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, फिर आप कहोगे कि नहीं अभी आप नया स्कीम नहीं ला सकते हो। तो डिस्ट्रप्शन हो रहा है गवर्नेंस में, डिस्ट्रप्शन हो रहा है कि आपका डेवलपमेंट में नहीं हो रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का उस टाइम में ध्यान सिर्फ इलेक्शन पे रह जाता है, गवर्नेंस पे नहीं रह पाता। तो यही बात इसमें कह रही है, ओके। इसी को कहते हैं गवर्नेंस डाउन टाइम। उसके बाद फिर मान लो कि एक साथ इलेक्शन, अभी क्या होता है, जैसे मान लो कि आप दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे होगे, अब आपके होम टाउन में इलेक्शन चल रहा है, आपको लगेगा कि यार छोड़ो कौन जाएगा। बट जब आपको पता है कि एक ही इलेक्शन होने वाली है 5 साल में एक ही बार, जिसमें से आप सीएम भी चुन लोगे, पीएम भी चुन लोगे, तो आप ऑब्वियसली सोचोगे कि हाँ चलो मैं जाता हूँ और इलेक्शन अपना वोट दे के आता हूँ। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, सब सोचेंगे, तो टर्न आउट इंक्रीज होगा, नंबर्स ऑफ वोटर्स इंक्रीज होंगे, लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। फिर क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो आप देखोगे कि सीएपीएफ की आर्मीज वगैरह बहुत मोबिलाइज की जाती हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, रिमोट एरियाज वगैरह में जहाँ पे इलेक्शन के बूथ को इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ पे तो खास करके। तो बार बार इलेक्शन होने के चलते क्या होता है कि बार बार आर्मी को मोबिलाइज किया करना पड़ता है। तो अगर हम ये करते हैं तो आर्मी का जो मोबिलाइजेशन है वो तो कम हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो टाइमली इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैंने बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो फिर टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर ब्लैक मनी रिड्यूस किया जा सकता है। ब्लैक मनी कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे जो ब्लैक मनीज है वो मार्केट में आते हैं, लोग डोनेशन देते हैं और ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो एक बार ही होगा, नहीं होगा, फिर ये ब्लैक मनी का यूज का कम हो जाएगा, ओके। तो मैंने बताया फायदा। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है, तो आप सोचो सबसे पहले कि ये अगर मान लो कि आप जा रहे हो वोट देने के लिए, ठीक है, आप तो समझदार हो ना, पर आपके गांव के चाचा चाची समझदार है क्या? उनको एक रूम में भेज दो और उनको बोलना है कि आपको वोट देना है, वो देखेंगे सिंपल, उनको नहीं पता कि किसको वोट देना, मतलब उनको उतना आइडिया नहीं है कि अच्छा ये पीएम के लिए वोट देना है, ये सीएम के लिए वोट देना है। वो तो देखेंगे कि अच्छा अच्छा अभी ये बहुत न्यूज में है, हम इन्हीं को वोट दे के आ जाते हैं। वो रीजनल पार्टी को कहाँ वोट देंगे, है ना। तो इम्पैक्ट कर रहा है वोटर्स की जजमेंट को, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, स्पेशली जो रूरल इकोनॉमी के आते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। इलेक्शन स्टेट में पोस्टपोन हो गया, ठीक है, जैसे आपका अभी वन टाइम वन इलेक्शन हो गया 2024 में, पूरे इंडिया का इलेक्शन एक साथ हो गया, बिहार झारखंड यूपी सबका इलेक्शन एक साथ हो गया, गवर्नमेंट बन गई, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई किसी कारण से। बिहार में तो हाई दिन होते रहते हैं, पर फिर नेक्स्ट बन भी जाता है। तो मान लो कि अभी नहीं बना, वो डिसॉल्व हो गया। अब डिसॉल्व हो गया तो यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगाएगी। प्रेसिडेंट रूल मतलब आप फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हो, आप क्यों बार बार आ रहे हो हमारे एरिया में, तो ये अगेंस्ट फेडरलिज्म। अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, जैसे मान लो कि अभी आप तो मतलब अभी आपके घर में जितने भी कैंडिडेट हैं लोकसभा के वो आएंगे, बोलेंगे प्लीज हमें वोट दे दीजिए, फिर वो वोट लेके चले जाएंगे। बट आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली की चुनाव होने वाली है। बट मान लो कि वो एक बार उनको पता है, वो आके वोट मांग के चले गए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप उनको नहीं बता पाए, वो नहीं देख पाए, वो तो चले गए। अब वो आएंगे सीधे 5 साल बाद, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी रिड्यूस हो जा रही है ना। तो ये सब इसके कंसर्न थे, ओके। और उसके बाद फिर अब मतलब अब आप सोचो कि इतने सारे कंसर्न्स हैं, बेनिफिट्स भी हैं, तो हम इसमें कुछ तो सुधार कर सकते हैं ना, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो यहाँ पे स्पेस, हाँ चलो यहाँ स्पेस है, तो इतनी सारी कमेटी इसलिए ये कमेटी इसलिए बनी, तो हम इसका वे फॉरवर्ड निकालेंगे। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक साल में हम लोकसभा का इलेक्शन करवा देंगे और नेक्स्ट ईयर में असेंबलीज के इलेक्शन करवा देंगे, ये तो करवा सकते हैं।
काफी बढ़िया रिकमेंडेशन दिया था। उसने क्या कहा था ना कि आप पहले तो एक साल में लोकसभा का इलेक्शन करवा लो और उसके बाद फिर उसी साल में हाफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करवा लो और जो रेस्ट बच गए उनका नेक्स्ट टाइम में करवा लो। एक तो ये रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने लॉ कमीशन 2018 में। फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा था ना कि जैसे मान लो कि अभी लॉ कमीशन 2018 में एक तो इनका ये था, ओके। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि अगर मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है असेंबली में, ओके, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव लोकसभा नहीं असेंबली में भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो प्लीज आप तुरंत ही कॉन्फिडेंस मोशन मैंडेटरीली आप कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करवा लो, ओके। एक तो ये उन्होंने कमेंट कहा था। उसके बाद फिर क्या कहा था कि अगर मान लो बाय फॉल्ट, अगर बाय मिस्टेक क्या, अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो उनका जो रिमाइंडर पीरियड पंचायती राज में ऐसा ही होता है, जो रिमाइंडर पीरियड बचा है उसी में न्यू गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करेगा। तो ये एक दूसरा रिकमेंडेशन हो गया। क्या क्या रिकमेंडेशन था, फिर से रिवाइज करते हैं। लॉ कमीशन आया 2018 में, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आप क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप एक लोकसभा का असेंबली का और हाफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक बार में एक साल में इलेक्शन करवा दो और फिर जो रेस्ट के जो बच्चे हैं उनका बाद में करवा लो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर मान लो पास होता है तो प्लीज मैंडेटरीली एक्कम्पनी करो कॉन्फिडेंस मोशन कि आपकी असेंबली या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो न्यू पार्टी आएगी उसको रिमाइंडर पीरियड में ही काम करने के लिए मिला जाएगा, ओके। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर मान लो कि वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो हमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, 83 आर्टिकल, 85 आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, इन सब के अमेंडमेंट करने का फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। हालांकि ये कुछ देशों में चल रहा है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, वहाँ पे ये चल रहा है कि स्टेट और जो यूनियन है एक साथ इनका इलेक्शन हो जाता है। तो ये पूरा यूरोप का वन नेशन वन इलेक्शन था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था कि इसमें से कौन नहीं है, तो हरदीप सिंह पुरी नहीं है, ओके। तो ये जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंदर बनाया गया विद 7 अदर मेंबर, जिसमें इंक्लूड है आपके अमित शाह, सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कसर, हरीश साल्वे और संजय कोठारी। नाम थोड़ा सा मेमोराइज रखना, क्योंकि मतलब एक एग्जाम में मैंने देखा था कि फाइनेंस कमीशन के अदर मेंबर का भी नाम पूछ दिया गया था, तो ये अभी बहुत न्यूज में है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में कि ये पहला मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था सदा तनसिंह, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है कौन सी कंट्री के साथ किया है इंडिया ने, इसका आंसर अब बताओ। आंसर है सऊदी अरब। सदा तनसिंह के आपका बीकानेर राजस्थान में हुआ था, ये पहला मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया गया था। सो ये था आज के लिए आपका पूरा करंट अफेयर्स। होप आपको समझ में आया होगा। कंसेप्चुअल भी था, फैक्चुअल भी था। कंसेप्चुअल इसलिए ताकि आपको चीजें याद रखी रहे, फैक्चुअल में कुछ कंसेप्ट मैं यहाँ पे बार बार रिवाइज करूंगी, आपको याद हो जाएगा एक टाइम के बाद।